और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं मातोश्री में शिवसेना अराकीन असेंबली की मीटिंग हुई है। मीटिंग में अराकीन असेंबली ने कहा महाराष्ट्र में वजीर आला शिवसेना का ही हो। शिवसेना अराकीन असेंबली सीएम पर आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे लेंगे। उद्धव ठाकरे जो फैसला लेंगे वो मंजूर होगा। तो अभी भी शिवसेना के तेवरों में कोई नरमी देखने को नहीं मिल रही है। संजय राउत ने कहा के पास अक्सरियत है, वो साबित करेगा, सरकार बनाएगा और सीएम जो होगा वो शिवसेना से ही होगा। मातोश्री में शिवसेना अराकीन असेंबली की मीटिंग हुई और मीटिंग में अराकीन असेंबली ने साफ कहा कि महाराष्ट्र में वजीर आला शिवसेना का ही हो। शिवसेना अराकीन असेंबली ने ये कहा है और सीएम पर आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे लेंगे, ये उनका कहना है। उद्धव ठाकरे जो फैसला लेंगे वो मंजूर होगा। तो मातोश्री पर ये मीटिंग हुई है। शिवसेना के तमाम एमएलएज वहां पर मौजूद थे और इस मीटिंग में जब वो बाहर निकले, मीडिया से जब मुखातिब हुए, सीधे तौर पर तमाम एमएलएज ने यही कहा कि सीएम शिवसेना का ही हो। इस पर आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे को लेना है। तो अभी भी शिवसेना के तेवर कहीं से भी नरम नहीं पड़े हैं। उसके तेवर अभी भी वही हैं जो डे 1 से हैं। लगातार ये उसका कहना है कि 50-50 के फॉर्मूले पर जो बात हुई थी हम उसी पर ही अडिग हैं। शिवसेना का ही सीएम होगा। तो सीएम को लेकर ठन गई है शिवसेना और बीजेपी में। शिवसेना किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है। मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा है। हम आपको ये बताएं कि बीजेपी के लीडर्स आज गवर्नर से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन जब तक नंबर्स नहीं होंगे, अक्सरियत साबित नहीं की जा सकेगी, तब तक गवर्नर से मिलने का भी कोई इसमें फायदा नहीं है। पेच यहाँ पर अटक गया है। शिवसेना अपनी बात पर अड़ गई है। उसको ये पता है कि ये उसके पास ऐसा सुनहरा मौका है जिस पर वो हर तरीके से बीजेपी को घुटनों पर ला सकती है। प्री पोल अलायंस हुआ था, दोनों पार्टीज मिलकर साथ में लड़ी थी। 25 साल पुराना ये अलायंस है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये लगातार देखा कि शिवसेना चाहे इलेक्शन से पहले की बात हो, चाहे हमने लोकसभा इलेक्शन के दौरान देखा, लगातार वो अपोजिशन का रोल निभाती हुई नजर आती है। साथ भी हैं, साथ नहीं भी हैं, साथ चलते भी हैं और राह बदलते भी हैं। इसी तरह से लगातार शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता लगातार बना हुआ है और इसमें खटास आती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पार्टी साथ रहती हैं। एक ही आइडियोलॉजी की दोनों पार्टीज हैं, हार्ड हिंदुत्व की वो बात करती हैं लगातार, लेकिन उसके बावजूद भी एक आइडियोलॉजीज के होने के बावजूद भी दोनों पार्टीज में आपस में ठनी हुई है। इस बार शिवसेना ने ये तय कर लिया है कि उसे किसी भी तरह से झुकना नहीं है। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि 9 तारीख से पहले, आज 6 तारीख है, 9 तारीख से पहले हर हालत में सरकार बनाने को लेकर फैसला लेना ही होगा। आज 7 तारीख है, माफ कीजिएगा, और 9 तारीख से पहले फैसला हर हालत में लेना ही होगा। आज का और कल का दिन बेहद अहम और देखा जाए तो आज का दिन बेहद क्रूशल है। देखना ये होगा कि जब ऐसे में एनसीपी ने ये कह दिया है कि मैंडेट उन्हें अपोजिशन में बैठने का ही मिला है और कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, तो ऐसे में कांग्रेस से अलग वो कोई फैसला नहीं ले सकते हैं और अगर अपोजिशन में बैठने का मैंडेट मिला है तो अपोजिशन में बैठेंगे। उन्हें सीएम बनने का या वजीर बनने का कोई उनकी ख्वाहिश नहीं है। ये सीधे तौर पर एनसीपी सदर शरद पवार ने कहा था। उसके बाद तमाम अटकलों पर फुल स्टॉप लग गया कि भाई शिवसेना या बीजेपी के इतर कोई सरकार बनाने को लेकर कोई बातचीत हो रही है। कई मीटिंग्स भी हुई, लेकिन लगा ये कि उनके बीच भी कोई ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकला। लेकिन अब मातोश्री पर जो मीटिंग हुई तमाम अराकीन असेंबली की, उसके बाद ये लगा कि शायद तेवर थोड़े नरम पड़े होंगे, शायद बाहर आके कोई ऐसी बात कही जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है जो गाइडलाइंस तमाम एमएलएज को मिली हैं पार्टी की तरफ से, इस मीटिंग के बाद वही बात आकर एमएलएज ने बाहर बोली है। अराकीन असेंबली ने ये साफ कर दिया कि शिवसेना का ही सीएम हो, ऐसी उनकी ख्वाहिश है। जाहिर सी बात है ये ख्वाहिश उनकी पार्टी की है, पार्टी के सदर की है और आदित्य ठाकरे को जिस तरह से पूरे ठाकरे फैमिली की हिस्ट्री में, तारीख में पहली बार इलेक्शन
लड़ाया गया था, एंड मोमेंट पर जो ये एक दाव खेला गया था शिवसेना की तरफ से, उससे साफ लग गया था कि कुछ न कुछ इरादे जो हैं वो इस तरह के ही हैं। लेकिन ये तभी तय होता क्योंकि बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट थी। बीजेपी ने हालांकि यहाँ तक भी बोला था कि वो अपने दम पर भी अक्सरियत ला सकती है, लेकिन तमाम दाव जो हैं अभी फिलहाल उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे नुमाइंदे एहसान अब्बास जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। एहसान, क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में? लग रहा है शिवसेना के तेवर अभी भी नरम नहीं पड़े हैं और यही वजह है कि उनके एमएलएज भी वही बात करते हुए नजर आ रहे हैं मीटिंग के बाद भी। जी हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। शिवसेना और बीजेपी के बीच नई सरकार गठन को लेकर जो पेंच फंसा हुआ था वो जस का तस बना हुआ है। महाराष्ट्र के शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दो टूक कहा है कि हमारी बीजेपी के सामने एक ही मांग है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुर्सी की मांग है और उस पर हम सब अडिग हैं। और उन्हीं के सुर में सुर शिवसेना के सभी 56 विधायकों ने मिलाया है। और ऐसे में अब ये जो राजनीतिक गतिरोध है अब और बढ़ गया है। इस वक्त तो महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने बीजेपी मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ है। जो महाराष्ट्र में 9 नवंबर को विधानसभा खत्म होने की तारीख है, उसमें किस तरह से संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है और कैसे राजनीतिक जो संकट है, उन सारी बातों पर ये बीजेपी मंत्रियों का जो दल महामहिम राज्यपाल से बातचीत करने पहुंचा हुआ है। और अगर ये तेवर इसी तरह से रहते हैं शिवसेना के, तो ये पेच बहुत अटक सकता है, क्योंकि आज और कल का दिन ही है। 9 तारीख से पहले तो ये तय करना ही होगा कि अक्सरियत कैसे साबित होगी, सरकार कैसे बनेगी। तो देखिए, ये एक बात तो साफ है कि शिवसेना ने अपने विधायकों को दो टूक कह दिया है कि बीजेपी के साथ अब नई सरकार में हम तभी शामिल होंगे जब बीजेपी अपने पुराने वायदे, मुख्यमंत्री की कुर्सी के वायदे को पूरा करेगी। ऐसे में अब मामला गेंद जो है पूरी बीजेपी की कोर्ट में है कि अब बीजेपी को तय करना है कि वो क्या फैसला ले। बीजेपी बार बार दोहरा रही कि महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर लिए गए और 5 साल तक के लिए महाराष्ट्र के अगले सीएम फिर से एक बार बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। अब यही जो है बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है। बिल्कुल, और अभी ये देखना होगा कि क्या कुछ और देखना अभी बाकी है महाराष्ट्र की सियासत में, लेकिन ये जरूर है कि पेच पूरी तरह से अटक गया है। बहुत शुक्रिया एहसान आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। शिवसेना इस बात पर बिल्कुल पूरी तरह से अड़ गई है। उसका ये कहना है कि तभी वो बीजेपी के साथ हुकूमत बनाएगी जब उसकी पार्टी का सीएम होगा। और इस वक्त की एक और अहम खबर का रुख करें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। गवर्नर से मिलने के लिए बीजेपी के लीडर्स पहुंच गए हैं और हम आपको बताएं कि राजभवन में ये मुलाकात हो रही है। तो गवर्नर से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंच गए हैं बीजेपी के लीडर्स। आज का कल का दिन बेहद अहम महाराष्ट्र की सियासत के लिए। देखना यह होगा कि क्या कुछ आगे होता है, क्योंकि फिलहाल नंबर्स तो बीजेपी और शिवसेना के ही फेवर में हैं। और एक बार फिर से महाराष्ट्र की आवाम ने क्लियर मैंडेट तो ये नहीं कह सकते किसी एक पार्टी को दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस अलायंस को सरकार फिर से बनाने का मैंडेट महाराष्ट्र की आवाम ने दिया है। लेकिन खुद पार्टीज जो हैं वो अपने अपने मफाद के चक्कर में पड़ी हुई हैं। आवाम का कोई सोच नहीं रहा है कि भाई इतने दिन गुजर चुके हैं, 24 तारीख से लेकर आज 7 तारीख हो गई है, अभी तक सरकार नहीं बनी है और ना ही उसको लेकर कोई भी तस्वीर साफ हो रही है। तस्वीर बेहद धुंधली है और दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ दिखाई दे रहा है। वक्त अभी और लगेगा, ऐसा साफ तौर पर जाहिर हो गया है, क्योंकि लग ही रहा था कि अगर शिवसेना के अराकीन असेंबली की जो मीटिंग हुई मातोश्री पर, तो लग रहा था उसके बाद शायद थोड़े से तेवर नरम पड़े या कोई भी किसी तरह की बात ना कही जाए। लेकिन ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि दरअसल शिवसेना तभी बीजेपी में शामिल होगी जब उसकी पार्टी से ही सीएम बनाया जाएगा।
मुल्क के पहले वजीर आजम की याद में बने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के कांग्रेस से पाक होने पर कांग्रेस ने कड़ी तशवीश जाहिर की है। यूथ कांग्रेस के सदर श्रीनिवासन ने इसकी मुखालफत की है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी से आखिरी 3 कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, करण सिंह और जयराम रमेश को इससे अलग कर रजत शर्मा, प्रसून जोशी और अनिबेन गांगुली को वजारत सखाफत से जगह दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोसाइटी के सदर हैं। वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और वजीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर इसके रुकन हैं। मुल्क में रियल एस्टेट में छाई मंदी को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मुल्क भर में अधूरे पड़े 4.5 लाख मकानों को पूरा करने के लिए सरकार 25,000 करोड़ की माली मदद करेगी। कैबिनेट ने हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़े पैकेज को मंजूरी दी है। सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मिलकर कुल 25,000 करोड़ की इक्तिसादी मदद करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या मामले में फैसला आने से पहले मुल्क भर में अमन और भाईचारे के लिए लगातार दुआएं हो रही हैं। इस सिलसिले में दिल्ली में मौजूद हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर दुआ मांगी गई। इस दौरान कहा गया कि कारवां अमन के नाम से मुसलमानों का एक डेलीगेशन पूरे मुल्क में जाएगा और सभी मजाहिब के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा, ताकि फैसला आने के बाद लोग उसे कबूल करें और साथ ही मजहबी हमाहंगी बरकरार रहे। यहाँ पर हर जगह के लोग आते हैं, हर मज़हब और धर्म के लोग आते हैं बाबा निज़ामुद्दीन दरगाह पे। हम चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसको सबको मानना है और यहाँ भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, एकता बनी रहे। हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब रहे जैसे पहले थी, अब भी रहे, मोहब्बत हो एक दूसरे से, और जो फैसला आएगा उसको सबको मानना चाहिए। उस फैसले के बाद हिंदुस्तान में इंसानियत बरकरार रहे, उस फैसले के बाद अमन और चैन रहे, किसी तरह की कोई उन्माद ना आए, किसी तरह का कोई ये लोगों के दिमाग में ना आए कि कोई हार गया और कोई जीत गया। ये फैसला क्योंकि एक आराध्य के लिए है, आराध्य के घर के लिए, ये भी हमें कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखना है। इसलिए हम यहाँ दुआ करने आए थे और यकीन है हमें यहाँ से जो पैगाम कारवां निकल रहा है हुब्बुल वतनी के मोहब्बत में, जिसको मौलाना सुहेब कासमी अभी थोड़ी देर में लखनऊ के लिए रवाना होंगे। वहाँ तमाम उलमाए दीन, उलमाए इकराम, मुफ्तिया, जितने भी हमारे हदीस और कुरान और फ़क़ह के जानने वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, आम जन से मुलाकात करेंगे और उनमें सिर्फ ये संदेश देना है कि आपको फ़ैसला आए तो आप उसको एक्सेप्ट करें। फैसला आने के बाद किसी तरह के किसी दूसरे धर्म के लिए कोई चढ़ाने की बात नहीं हो। देखिए, ये कारवान मोहब्बत पैगाम अमन आज रवाना हो रहा है और शुरू से एक कोशिश थी कि ये मुद्दा आपसी सहमति से हल हो, मगर वो मरहला नहीं आ सका और आज हम फैसले के करीब हैं और दोनों तरफ से जो है बर्फ़ पिघल गई है और जो सालों से एक बर्फ़ थी, एक ज़बरदस्त एहतजाज था, गुस्सा और गम था, जीत और हार की ललक थी, वो लोगों के दिलों से निकल चुकी है। अब जो है जो ब्यार बह रही है पूरे देश में एकता की और मोहब्बत की है, क्योंकि इस फैसले के बाद देश में एकता और अखंडता की वो तारीख़ बनेगी कि जिसके इंतज़ार में हिंदुस्तान का आम शहरी, आम आदमी, आम हिंदू और मुसलमान पिछले 70 सालों से मुंतज़िर था। क्योंकि ये फैसला दोनों समुदाय के दिलों को जोड़ने वाला होगा, दोनों ही लोगों के लिए खुशी का बाइस होगा और भारत की संस्कृति, सभ्यता को आगे लेकर चलेगा। इसीलिए जो है आज ये कारवां बाहर निकल रहा है और उत्तर प्रदेश समेत तमाम शहरों के अंदर जाएगा और लोगों को जाकर अपील करेगा कि ये जो जीत होगी ये सबकी होगी और दोनों ही समुदाय खुश होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। इसलिए आज हमारे साथ तमाम उलमा किराम हम लोग रवाना हो रहे हैं। सादत हसन मंटो उर्दू अफसाना निगारी का एक ऐसा नाम है जिनका शुमार एशिया सतह के अदीबों में होता है। हर साल मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में उर्दू मरकज मंटो वाक का इनेकाद कराता है, जिसमें बड़ी तादाद में कॉलेज तलबा और अदीब शिरकत करते हैं।
ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूं। मुल्क के मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास की ये लाइनें मुंबई में मुनक्किद मंटो वॉक में साफ नजर आईं। उर्दू अदब के जानिसारों के मरकज रहे मुंबई के इस इलाके को करीब से देखने वाले इस ग्रुप में हर तबके शामिल रहे। उर्दू के अलावा दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले तलबा इस जबान की मिठास को करीब से महसूस करना चाहते थे। मंटो वॉक उर्दू मरकज चौक से शुरू होकर मुगल मस्जिद तक गई। इस दौरान बच्चों ने उस घर का भी दीदार किया जहां सादत हसन मंटो रहा करते थे। मंटो अफसाने के साथ साथ फिल्म और रेडियो के लिए भी लिखते थे। सेकुलर जहन रखने वाले मंटो की किताबों में दीगर बातों के अलावा कौमी यकजहती के नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। इसलिए उर्दू मरकज तलबा को उनके करीब ले जाने का मौका देता रहता है। 1934 में पहली बार बॉम्बे पहुंचे मंटो ने मैगजीन सहाफत से अपने करियर का आगाज किया। इस दौरान उनका राब्ता नूरजहां, नौशाद, जावेद अख्तर, इस्मत चुगताई और अशोक कुमार जैसे लोगों से हुआ। भिंडी बाजार, इमामबाड़ा रोड जैसे इलाके उर्दू दानों के मरकज रहे। तलबा ने उन जगहों को करीब से देखा जहां ये अजीम हस्तियां बैठकर उर्दू पर बहसो मुबाहसे करती थी। मंटो की रिहाइश कमाठीपुरा के पास थी, जो मुंबई का रेड लाइट एरिया भी था। यहाँ उन्होंने जो देखा उनके नॉवेल में साफ नजर आया, जिसे लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन उनकी बेबाक अंदाज का हर कोई कायल था। इसी को समझने के लिए तलबा के इस वफ्द ने मुंबई के इस इलाके का दौरा किया, जिसमें सभी मजहब और शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल रहे। शायद इसी माहौल को नजर में रखते हुए किसी शायर ने कहा है कि हिंदी हमारे मुल्क की कौमी जबान है, उर्दू ज़बान भी दोस्तों भारत की शान है। दोनों से प्यार करते हैं शायर, कवि, अदीब। एक है शकुंतला तो एक उमराव जान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।